हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दृढ़ पिंडों की स्थिर अक्ष के परितः घूर्णी गति। घूर्णी गति मतलब पिंड क्या होगा, घूमेगा किसी अक्ष के परितः, ठीक है ना। तो जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर घूमता है, घूर्णी मतलब घूमना, ठीक है, तो इसे उस पिंड की घूर्णी गति कहते हैं, ठीक है, तथा उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई पिंड है, ठीक है, ये उसका घूर्णन अक्ष है, ठीक है। इस अक्ष के परितः घूम रहा है कोई पिंड, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, घूर्णन अक्ष कहेंगे। जो अक्ष है उसको, जिस अक्ष के परितः घूम रहा है, और इस पिंड की जो गति है उसको क्या कहेंगे, घूर्णी गति, ठीक है। कोणीय वेग का सूत्र हम जानते ही हैं, ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल थीटा अपॉन टी होता है, ठीक है। कोणीय वेग बराबर हो एवं रैखिक वेग में हमको संबंध बताना है, तो ये हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ। v जो है रैखिक वेग है इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है। r जो है दूरी है घूर्णन अक्ष से। कोणीय त्वरण अल्फा बराबर होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोणीय वेग में परिवर्तन, तो कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी लिखते हैं, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसा ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, डी अपॉन डी टी ओमेगा, ठीक है। डी बाई डी टी ओमेगा की जो वैल्यू होती है डी थीटा अपॉन डी टी होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दोबारा होकर, ठीक है। कोणीय त्वरण तथा रैखिक त्वरण में रिलेशन, यदि कोणीय वेग का याद है तो रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण का भी याद हो जाएगा। तो रैखिक त्वरण ए बराबर आर इंटू अल्फा, जो कोणीय त्वरण है, कोणीय वेग है, उसमें आर का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, ये रिलेशन है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने गति के समीकरण पढ़े हैं 3, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये जो तीनों समीकरण हैं ये घूर्णी गति के लिए भी सत्य है, ठीक है। तो यहाँ जो है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग कोणीय वेग होगा, ठीक है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा ज़ीरो प्रारंभिक वेग है प्लस अल्फा टी, त्वरण ए की जगह अल्फा कोणीय त्वरण, ठीक है। कोणीय वेग होगा, कोणीय त्वरण होगा और कोणीय विस्थापन होगा। एस क्या है, विस्थापन है, तो यह कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो टी प्लस 1 अपॉन टी अल्फा टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा 2as, एस मतलब थीटा, ठीक है। तो ये घूर्णी गति के समीकरण है। अब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आगे की पढ़ाई के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक भाग है, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। जड़त्व हम लोगों ने देखा है क्या होता है जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसी वेग से उसी दिशा में एक समान गति करते रहेगी जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। तो वस्तु का ये गुण कि वस्तु विरामावस्था है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी को जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। तो जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण मतलब घूमती हुई वस्तु के लिए जो हम जड़त्व परिभाषित करेंगे तो जड़त्व आघूर्ण बोल दिए, ठीक है ना। आघूर्ण आ गया मतलब ये किससे रिलेटेड होगा, जो वस्तु घूर्णी गति कर रही है, ठीक है, घूम रही है, उसके लिए जब परिभाषित करेंगे तो जड़त्व आघूर्ण बोलेंगे। जब रैखिक गति कर रही थी, ठीक है ना, सरल रेखा में गति कर रही थी तो उसके लिए केवल जड़त्व था, अब घूम रही है तो जड़त्व आघूर्ण आ गया, ठीक है। तो कोई वस्तु स्वतः ही अपनी स्थिति परिवर्तन करने में असमर्थ है, ठीक है, किंतु जब वस्तु पर उसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए बाह्य बल लगाया जाता है
तो वह वस्तु उसका विरोध करती है। वस्तु की इस प्रवृत्ति को ही उसका जड़त्व कहते हैं। ठीक है। मतलब जो विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और जो गति कर रही है वो गति करना चाहती है। अपने में परिवर्तन का क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। ठीक है ना। एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था मुझसे कि यदि दो ट्रक है, ठीक है ना, क्या है, दो ट्रक है, ये T1 ले लेते हैं, ये T2, और इसमें बहुत सारे सामान भरे हुए हैं और एक खाली ट्रक है। ठीक है। तो दोनों जो है एक समान वेग से चल रहे हैं, वेग दोनों का v है। ठीक है, एक समान वेग से चल रहे हैं। तो किसी यदि ब्रेक लगाएंगे तो कौन देरी से रुकेगा। ठीक है, कौन जो है रुकने में समय लेगा। तो हम गति के नियम में पढ़े हैं, जड़त्व क्या है, सॉरी, द्रव्यमान क्या है, जड़त्व की माप है। द्रव्यमान क्या है जी, जड़त्व की माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक जड़त्व होगा। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान अधिक है, ये m1, ये m2 है। m1 इज ग्रेटर देन m2 है ना, इसका द्रव्यमान अधिक है। तो जिसका द्रव्यमान जितना अधिक है उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। ठीक है, ये अपने परिवर्तन का विरोध अधिक करेगा। तो जब ब्रेक लगाएंगे तब क्या होगा, ये रुकने में थोड़ा समय लेगा क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है, या कह सकते हैं जड़त्व अधिक है इसमें। ठीक है, तो ये जो लोडेड ट्रक है जिसका द्रव्यमान अधिक है वो देरी से रुकेगा। ठीक, घूर्णी गति के लिए जड़त्व आघूर्ण अब देखते हैं, टॉपिक में आ जाते हैं। तो घूर्णी गति में कोई पिंड उसकी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन के लिए लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण का विरोध करता है। अब बल न लग के यहाँ क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का विरोध करता है। उसकी इस प्रवृत्ति को उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वस्तु पर यदि बल लगाए तो बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसके घूर्णन, बाह्य बल लगाने से घूर्णी अवस्था में परिवर्तन का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, ये घूर्णन अक्ष है, कोई m द्रव्यमान का पिंड है, घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी क्या है, r है। ठीक है, तो यदि m द्रव्यमान का कोई कण घूर्णन अक्ष x डैश से के सापेक्ष घूर्णी गति कर रहा है तो कण का x डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो जड़त्व आघूर्ण जो है द्रव्यमान और दूरी के वर्ग पर निर्भर करता है। जितनी दूरी है उतना ही अधिक जड़त्व आघूर्ण होगा। ठीक है ना, तो जड़त्व आघूर्ण निर्भर कर रहा है द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के। ठीक है, दूरी पर निर्भर कर रहा है उसके वर्ग पर। तो इसलिए जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हो गया I = mr²। ठीक है, दूरी पर भी निर्भर करता है। तो मात्रा किसका होगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, दूरी है मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। विमीय सूत्र ml²T0। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो घूर्णी गति में यदि कोई पिंड अपनी घूर्णी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर, ठीक है ना, तो उसकी इस प्रवृत्ति को ना, उसके गुण को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के लिए व्यंजक, कोई पिंड है उसका जड़त्व आघूर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये एक पिंड है जिसमें बहुत सारे कण मिलकर बना है। ठीक है ना, कोई पिंड है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। माना कि उसमें 3 मैंने कण ले लिए हैं, m1, m2 और m3, जिनका जो है घूर्णन अक्ष से दूरी जो है क्रमशः r1, r2 और r3 है। ठीक है, पिंड का घूर्णन अक्ष OZ के परितः अब जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ये देखते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, I = mr²। तो यहाँ पहले कण के लिए होगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस सो ऑन। जितने भी कण हैं उन सभी का योग कर दें,
किसका योग? सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों का यदि हम योग कर दें तो हमको जो है इस पिंड का क्या मिल जाएगा? जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। I इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। m क्या है? सभी का समीशन मतलब सभी का योग, ठीक है, सभी जड़त्व आघूर्णों का। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्न बातों पर निर्भर करता है। इस सूत्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसमें जड़त्व होगा। एक बड़ी सी चट्टान के वेग में लाना और उसको रोकना बहुत ही कठिन होता है। जैसे एक बड़ा चट्टान रखा हुआ है तो उसको यदि हमको गति प्रदान करना है या घुमाना है तो बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण लगेगा, ठीक है। उसको रोकना है तो भी बहुत अधिक जड़त्व लगेगा, ठीक है ना, बहुत अधिक बल लगेगा, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर किया? पिंड के द्रव्यमान पर। द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है। कौन? जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे अभी। घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, ठीक है, दूरी पर कह सकते हैं, दूरी पर भी निर्भर करेगा या घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। हम इस पेन को यहाँ से भी घुमा सकते हैं, बीच से भी घुमा सकते हैं। तो घूर्णन अक्ष कहाँ पर है इस पर भी जो है निर्भर करता है। कौन? जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ लिखा गया है पिंड की आकृति या आकार अथवा घूर्णन अक्ष बदल जाने से उसका जड़त्व आघूर्ण बदल जाता है, ठीक है ना। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर आप लोग बुक से याद कर लेंगे, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण का फिजिकल मीनिंग क्या है, भौतिक महत्व क्या है, ये देखते हैं। तो रेखीय गति में जो महत्व द्रव्यमान या कोष्टक में कह सकते हैं जड़त्व का है, रेखीय गति के लिए जड़त्व, घूर्णी गति के लिए वही महत्व किसका है? जड़त्व आघूर्ण का होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा था कि द्रव्यमान के वितरण पर भी जो है जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। तो यहाँ एक ये दोनों चक्ति जो है उनका द्रव्यमान समान है परंतु उस द्रव्यमान का वितरण अलग अलग है। मान लो ये चक्ति जो है दोनों का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। दोनों लोहे से बनी है मान लेते हैं, ये भी 5 किलोग्राम है, ये भी 5 किलोग्राम है, ठीक है। तो किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा? ए या बी का? तो जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा बी का, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। दूरी जितनी ज़्यादा अधिक होगी, घूर्णन अक्ष से दूरी जितनी अधिक होगी, उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। यदि इसको घुमाएं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद हम रुक जाए, घुमाना बंद कर दे, तो ये अधिक समय तक घूमते रहेगा फिर रुकेगा, ये जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं द्रव्यमान के वितरण पर भी जो है जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। आप लोगों ने देखा होगा पहिए जो होते हैं साइकिल के या बैलगाड़ी के, उसमें जो है अधिकतम द्रव्यमान जो है परिधि पर होता है, किनारों पर, ठीक है। और ऐसा इसीलिए बनाया जाता है पहियों को। यदि हम मान लो साइकिल का उदाहरण ले, पैडल मारना रोक दे तो जड़त्व आघूर्ण यदि कम होगा तो वो तुरंत रुक जाएगा, तुरंत विरामावस्था में आ जाएगा। जैसे ही हमने पैडल मारना रोका, रुक जाएगा। इससे क्या है? गिरने का डर है। परंतु यदि जड़त्व आघूर्ण अधिक है तब क्या होगा? हमने पैडल मारना रोक दिया, फिर भी वो क्या होगा? जड़त्व के कारण गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा और थोड़े देर बाद रुकेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, इसलिए पहियों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसका अधिकतम द्रव्यमान क्या हो? किनारों पर हो, ठीक है। अब देखते हैं घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन भी बोलते हैं, कभी कभी गायरेशन भी बोला जाता है उसको। तो देखते हैं क्या होता है घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। जैसे ये इस चक्ति का उदाहरण ले लेते हैं। इसका घूर्णन अक्ष ये है, इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया, मान लो ये आ गया I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो है द्रव्यमान 5 किलोग्राम लिया था मैंने, ठीक है। एक और घूर्णन अक्ष बनाया मैंने और इस द्रव्यमान का एक पिंड बना लिया मैंने। क्या बना लिया? एक पिंड, ठीक है।
और इसको यदि घुमाने पर, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण कितना आ रहा है, I इज इक्वल टू mr² ही आ रहा है। इस शक्ति को मैंने क्या ले लिया, एक पिंड के रूप में। इसका भी द्रव्यमान कितना है, 5 किलोग्राम ही है, ठीक है ना। तो ये जो दूरी है घूर्णन अक्ष से वो कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, घूर्णन त्रिज्या, ठीक है। उसी चकती को हमने एक पिंड के रूप में लिख लिया और जितनी दूरी पर, ठीक है, जितनी दूरी पर हमको ये जो पिंड का जड़त्व आघूर्ण है, चकती का जड़त्व आघूर्ण है, ये पिंड का जड़त्व आघूर्ण भी उतना आ गया। जितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 5 मीटर, जितनी दूरी पर, तो घूर्णन अक्ष से उस दूरी को ही क्या कहते हैं, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है, घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है। जैसे ये पिंड था, ये 5 किलोग्राम इस पूरे में फैला हुआ था, हमने क्या मान लिया, इसको एक जगह केंद्रित मान लिया, ठीक है ना, एक उसी द्रव्यमान का एक पिंड ले लिया। केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्व आघूर्ण, ये जो प्राप्त जड़त्व आघूर्ण है वस्तु के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। ये जो वास्तविक जड़त्व आघूर्ण है उसके बराबर हो गया, ठीक है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसका जड़त्व आघूर्ण, इस चकती का जिसका 5 किलोग्राम वजन है, उसका जड़त्व आघूर्ण आया I इज इक्वल टू mr², या मान लेते हैं 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ गया मान लो, ठीक है। तो इसका भी जड़त्व आघूर्ण कितना आना चाहिए, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यदि आ गया, कितनी दूरी पर, मान लो 5 मीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर, 5 मीटर दूरी पर। इस पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, चकती का तो उतने ही द्रव्यमान का हमने क्या ले लिया, एक पिंड ले लिया, ठीक है। और जितनी दूरी पर जड़त्व आघूर्ण इसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर आ गया, उसे ही हम क्या कहेंगे, जितनी दूरी पर, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी पर, उसे ही घूर्णन त्रिज्या कह दिए, ठीक। इसे K से प्रदर्शित किया जाता है। यदि पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M तथा घूर्णन त्रिज्या K हो तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mk² होगा, ठीक है। पिंड का द्रव्यमान हमने क्या ले लिया, कैपिटल M, घूर्णन त्रिज्या क्या ले ली, कैपिटल K हो तो जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mk² आता है। यहाँ से K की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम, तो K इज इक्वल टू I/m, और ये इधर आके वर्गमूल में बदल जाएगा, √I/m। तो इससे भी हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन अक्ष से वह दूरी है घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग का उस पिंड के द्रव्यमान में गुणा करने पर, जिसके वर्ग का, घूर्णन त्रिज्या के वर्ग का द्रव्यमान से गुणा करने पर उस अक्ष के परितः उस पिंड का जड़त्वाघूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी एक परिभाषा दे दी, एक परिभाषा इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। किसी अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या उस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होती है, ठीक है। ये एक सूत्र बन गया। ये क्या है, एक प्रकार से दूरी है घूर्णन अक्ष से, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, विमीय सूत्र m0L/T0, ठीक। तो इस प्रकार से ये घूर्णन त्रिज्या हो गई। यदि कैपिटल M द्रव्यमान के पिंड की घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या कैपिटल K हो तो I इज इक्वल टू हमारे पास mk² हो जाएगा ये, ठीक है। सूत्र अभी निकाला हम लोगों ने, परंतु जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हम क्या जानते हैं, समीशन ऑफ mr²। किसी पिंड का अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, जड़त्वाघूर्ण कैसे निकालते हैं, उसके अलग अलग कणों के द्रव्यमान का जड़त्वाघूर्ण निकाल लेते हैं और उन सभी का योग कर देते हैं, तो समीशन ऑफ mr² होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर कर दिए,
यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, इसको एक्सपांड कीजिए विस्तृत रूप में, तो m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस सो ऑन। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई, रूट ओवर ये, और ये अपॉन में चला गया, वर्ग इधर आके वर्गमूल में चेंज हो गया। ठीक है, यदि m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m हो तो जितना पिंड है उसमें बहुत सारे कण हैं, सभी का द्रव्यमान क्या हो, समान हो। ठीक है, तब क्या होगा, mk² इज इक्वल टू, यहाँ से mk² इज इक्वल टू m r1² प्लस m r2² प्लस m r3²। m कॉमन निकाल लीजिए, परंतु कैपिटल M क्या है, इस पिंड को हमने एक छोटे से द्रव्य, मान लो इस पिंड का द्रव्यमान टोटल है 5 किलोग्राम, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक पिंड बना लेते हैं ना। ठीक है, तो कैपिटल M का मान कैसे आया, m इंटू जो एक कण का द्रव्यमान है उसमें जितने कण हैं उससे यदि गुणा कर दें। देखिए, एक कण का द्रव्यमान मान लो कोई पिंड में है 5 किलोग्राम है वजन, एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ये भी 1 किलोग्राम है, ये भी 1 किलोग्राम है, 5 कण हैं, तो 1 किलोग्राम जो है उसमें मैं 5 का गुणा करूंगी जितनी कण है उसका, तो क्या आ जाएगा, 5 किलोग्राम आएगा। तो जो भी द्रव्यमान है उसका जितने कण है उस संख्या से गुणा करेंगे तो टोटल द्रव्यमान आ जाता है। तो m इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जितने कण है उससे गुणा कर दो, तो टोटल द्रव्यमान ही है ये m। ठीक है, तो मैंने यहाँ कैपिटल M को लिख लिया स्मॉल m इंटू n, k² एज इट इज़ है, स्मॉल m कॉमन निकाले, यहाँ से m कैंसल, तो k² बराबर क्या आ गया, r1² प्लस r2² प्लस r3² प्लस सो ऑन n, जितनी संख्याएं हैं। ये एक प्रकार से माध्य निकालने जैसा है, औसत भी बोल सकते हैं या माध्य, और k इज इक्वल टू रूट में चेंज हो गया। तो यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन की एक और परिभाषा निकल के आ गई, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरियों के वर्ग के माध्य, सभी का वर्ग कर दिए, उसका माध्य निकाल लिए, उस उतने ही संख्या से क्या कर दिए, भाग करे, मतलब माध्य। ठीक है, और वर्गमूल के बराबर होती है। ठीक है, पुनः पढ़ते हैं एक बार, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या पिंड के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरियों, ठीक है, ये दूरियों को व्यक्त कर रहा है, के वर्ग के माध्य मूल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये था रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ 2-3 टर्म्स हम परिभाषित करेंगे जो रैखिक गति के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, वो घूर्णी गति के लिए भी पढ़ेंगे। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हम पढ़ ही चुके हैं, 1/2 mv² होता है, वो रैखिक गति के लिए होता है। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालते हैं हम। तो माना कि कोई पिंड घूर्णन अक्ष z डैश के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। अब कोणीय वेग क्यों नियत है और रैखिक वेग को हमने यहाँ v1 v2 v3 लिया है, क्यों? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, ये एक प्रकार से कोई वस्तु है जिसमें m1 m2 और m3 द्रव्यमान है। यहाँ से स्टार्ट किए ना, पहले यहाँ पे था, t समय पश्चात यहाँ पहुँच गया। ठीक है ना, तो ये कितना दूरी तय किया होगा, ये मान लो 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर दूरी तय किया है। ठीक है ना, घूम रहा है, ये रॉड जो है मान लो घूम रहा है। ठीक है ना, तो ये जो पास वाला कण है उसने कम दूरी तय किया, ये दूर वाला कण है उसने ज़्यादा दूरी, और सबसे जो दूर है m3 उसने और भी ज़्यादा दूरी तय किया है, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, परंतु इनका कोणीय विस्थापन कितना हुआ होगा, कितना कोण बनाए होंगे, मान लो ये 30 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 30 अंश का कोण ही बनेगा ना। तो थीटा बराबर 30 अंश है,
परंतु विस्थापन s बराबर है, अलग अलग कणों के लिए अलग अलग है। m1 के लिए है 1 मीटर, m2 के लिए है 2 मीटर और m3 के लिए क्या है 3 मीटर है। तो इसीलिए जो है रैखिक विस्थापन वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। सभी के लिए अलग अलग होगा रैखिक विस्थापन, परंतु कोणीय विस्थापन m1 m2 और m3 के लिए 30 अंश ही है। तो कोणीय विस्थापन सभी के लिए क्या होगा, या कोणीय वेग सभी के लिए समान है। कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल 30/t सभी के लिए एक जैसा है, परंतु रैखिक वेग जो है सभी के लिए क्या है अलग अलग लेंगे यहाँ। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि कोणीय वेग जो है नियत है और रैखिक वेग को हमने क्या लिया है अलग अलग लिया है। यहाँ स्पष्ट भी किया है, स्पष्ट है कि सभी कणों का कोणीय वेग समान होगा, किंतु घूर्णन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण उनका रैखिक वेग भिन्न भिन्न होता है। तो घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 लंबवत दूरियों पर m1 m2 m3 द्रव्यमान के कणों के रैखिक वेग क्रमशः v1 v2 और v3 हैं। ठीक है। गतिज ऊर्जा रैखिक गति के लिए क्या होता है 1/2 m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर 1/2 m3 v3 स्क्वायर होगा एंड सो ऑन, जितने n कण है मान लो। ठीक है। अतः संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा तो सभी का योग कर दीजिए। ठीक है। तो सभी की गतिज ऊर्जा का हमने योग कर दिया। अब रैखिक वेग और कोणीय वेग में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है। v बराबर क्या होता है rv, r ओमेगा, तो यहाँ मान रख दीजिए r1 ओमेगा, सभी के लिए ओमेगा होगा ना, कोणीय वेग समान रहेगा परंतु दूरियां अलग अलग है r1 r2 और r3 हो जाएगा। ठीक है। ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर सभी में कॉमन आ जाएगा, 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आ गया हमारे पास, इसको समीशन ऑफ m r स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या है जी जड़त्व आघूर्ण I है, तो I लिख दिए। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान है ये।